चलिए, आशीष क्लासेस के ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसी कामना के साथ नए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में हम लोगों ने कल ये सांख्य परिच्छेद सीखा है, जिसको हम लोगों ने कॉनिक सेक्शन बोले थे ना। तो कॉनिक सेक्शन में आपको हम बता चुके थे कि कोई सर्कल होता क्या है। गति बताती है। जो बच्चे नहीं आए किसी से कॉपी कर लें या दोबारा से देख लें, इस वाले वीडियो को क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग सांख्य परिच्छेद पढ़, सांख्य क्या होता है इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक सीख चुके हैं। उसमें पहला टॉपिक सीख रहे थे व्रत। क्या सीख रहे थे लाला? तो व्रत हमने बता दिया था कि कैसी ये द्विविमीय आकृति होती है। इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है, एक स्थिर बिंदु होता है। स्थिर बिंदु से बराबर बराबर दूरियों पर बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं। व्रत की क्या उसका मतलब सेंटर होता है, और क्या उसकी रेडियस होती है, क्या आर्क होता है ना, क्या उसका बड़ा चाप होता है, दीर्घ चाप जिसको बोले थे, लघु चाप होता है, और उसके बारे में और बातों का अध्ययन कर चुके हैं। आज उसी क्रम में चीजों को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे। तो हेड डालते हैं व्रत का मूल समीकरण। व्रत का मूल समीकरण, जेन्युइन इक्वेशन ऑफ सर्कल। जेन्युइन इक्वेशन ऑफ सर्कल, जेन्युइन इक्वेशन ऑफ सर्कल, व्रत का मूल समीकरण। व्रत का कौन समीकरण? व्रत का मूल समीकरण देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सब लोग जो बच्चे कल नहीं आ सके किसी कारणवश, पुरानी वीडियो को दोबारा से देख ले या किसी से कॉपी कर ले जो ऑफलाइन आ रहे हैं। कल की बातों को हल्का रिकॉल कराने के बाद चीजों को आगे बढ़ाने का आज प्रयास करेंगे। इसी क्रम में 11वां टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम था शंकु परिच्छेद। हमने सबसे पहले बताए थे कि जो सांख्य होता है वो क्या होता है, वो कहाँ से निकल कर आता है। इस पे हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके, ऐसा ही है। तो इसमें हम लोगों ने, जो लोग नहीं आ सके किसी कारणवश, तो कल वाले थोड़ा सा टॉपिक कन्वे कराएंगे और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ठीक है लाली? इसमें हमने बेसिकली इसमें हम लोगों ने बेसिकली इतना सीख लिया था, बहुत अच्छे प्रकार से हम लोगों ने इतना सीख लिया था कि एक्चुअल में सांख्य क्या बला है। हमने कहा था वहीं से शंकु होता है, शंकु से जो स्थितियां बाहर निकलती हैं वो क्या होती है? सांख्य। ठीक है? तो जो बच्चे नहीं आ सके किसी कारणवश थोड़ा सा कन्वे करें, फिर आगे फास्टली आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, आपके सर ने कल बताया था ये कॉनिक सेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। तो एक्चुअल में ये होता क्या है कॉनिक सेक्शन, ये हम आपको कहीं ना कहीं क्लियर करा चुके। ऐसा है ना, जो शंक्वाकार आकृतियों से जो आकृतियां बाहर निकलती हैं वो सांख्य कहलाते हैं, कॉनिक सेक्शन। इसको शंकु परिच्छेद बोले थे। क्या बोले थे? शंकु परिच्छेद। तो शंकु परिच्छेद में एक टॉपिक पढ़ाए थे हम लोग, व्रत। तो सबसे पहले हमने सर्कल की परिभाषा बताई थी तो एक्चुअल में सर्कल क्या बला है बताया था। उसके बाद हमने परिभाषा बताने के बाद कहीं ना कहीं उसका एक प्रकार से उसके बारे में और भी चीजों के बारे में अध्ययन कराया था। तो उसके बाद आपके सर ने बताने का प्रयास किया था कि एक इसकी रेडियस होती है, रेडियस क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, इसके बारे में चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं। व्यास क्या होता है, जीवा क्या होती है, बहुत अच्छे प्रकार से शायद हम लोग सीख चुके हैं। व्यास क्या होता है, जीवा क्या होती है, इसे त्रिज्यखंड क्या होता है, ये हम लोग सीख चुके हैं दादा, है ना। त्रिज्यखंड क्या बला है, व्रतखंड क्या बला है ना, माइनर आर्क क्या है, मेजर आर्क क्या है, ये सब कहीं ना कहीं कुल मिला के चीजों को हम लोग सीख चुके हैं। अब जो बच्चे अभी आए, मैं दोबारा से कन्वे करा रहा हूँ, किसी कॉपी से कर लेंगे। ठीक है लाला? अभी फिलहाल चलते हैं जहां पर हम कल थे। आज इसी टॉपिक को स्टार्ट करते। कल बताया था मैंने ये सब 11वीं की बात ना होकर हाई स्कूल तक सीमित है ना। और भी चीजें मैंने कराई थी, स्पर्शी रेखा कराई थी, शायद आपको ध्यान हो। स्पर्शी कराई थी, एक प्रतिच्छेदी रेखा कराई थी, कराई है लाली? प्रतिच्छेदी रेखा कराई थी, और क्या कराया था? और लाली ध्यान है? अर्धव्रत करवाया था, अर्धव्रत करवाया था, और क्या कराया था लाली? और चाप, हाँ ऊपर लिखा ही नहीं चाप, हमने चाप कराए थे। और कराया था लाला परिभाषा, और एक संबंध कराया था, है ना, व्यास में और उसकी रेडियस में संबंध कराया था, ध्यान है? तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हम बेसिकली करा ही चुके हैं। ठीक है लाला?
आज हम थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हेडिंग है, आप ये समझिए कि आज से स्टार्ट हो रहा है पहला टॉपिक, क्योंकि वो तो ये प्राइमरी बातें थी जो आपको आना चाहिए। ठीक है लाला, पहला टॉपिक है व्रत का मूल समीकरण। हेडिंग क्या है लाली? व्रत का मूल समीकरण, जेन्युइन इक्वेशन ऑफ सर्कल, व्रत का मूल समीकरण। तो पहले तो समझने का प्रयास करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश में बोले इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ क्या है? सर्कल। हम कैसे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल, पहले समझ लेते हैं। पहले परिभाषा है, समझ चुके हैं क्या होती है। एक स्थिर बिंदु से, एक स्थिर बिंदु होता था, एक स्थिर बिंदु से बराबर बराबर दूरियों पर बिंदु होते थे। एक स्थिर बिंदु से बराबर बराबर दूरियों पर क्या होते थे? बिंदु होते थे। इन बिंदुओं को आपस में बिंदुपथ कहते थे, है ना। मिलाए जाने पे क्या बनते थे? बिंदुपथ। एक टॉपिक और लिखाया था बिंदुपथ, एक शब्द और लिखाया था हमने, लोकस, जिसको बोले थे, क्या बोले थे? लोकस। बिंदुपथ क्या होता है? बिंदुओं का रास्ता। इन बिंदुओं को परस्पर आपस में ऐसे मिलाए थे तो बनने वाला ये द्विविमी वृत्त था। इसे बोले टू डायमेंशनल। क्या बोलते थे? टू डायमेंशनल आकृति। एक्स अक्ष होता है और पाई अक्ष होता है। कुल मिला के ये सब हम चीजों को सिखा चुके हैं। आज सीख रहे हैं व्रत का मूल समीकरण। कौन समीकरण? मूल समीकरण। इसी के बारे में लिखाते हैं। पहले समझ लेते हैं होता क्या है। हम मान लेते हैं कि माना कोई सर्कल द्विविमी तल में उपस्थित है। माना कोई सर्कल एक ये द्विविमी तल में उपस्थित है, एक्स अक्ष है और ये क्या है? वाई अक्ष। इसमें कोई सर्कल उपस्थित है, उपस्थित मतलब रखा है। ठीक है लाली। तो पहली बात तो इसको हमें समझने से पहले वो हम दिखाने का प्रयास करते हैं। तो हमने अपनी तरफ से मान लिया कि माना एच कॉमा के व आर वास्तविक राशियां। कौन सी राशियां हैं लाली? एच कॉमा के वास्तविक एवं कह रहा है परिभाषित राशि। वास्तविक एवं परिभाषित राशि। आवश्यक नहीं एच के आर माना जाए, कुछ भी मान सकते हैं। अब इंटर के जो कोर्स में उसके अकॉर्डिंग हम मान रहे हैं। ऐसा कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है किसी को मानेंगे, हम किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। अब पूरी किताब में एच के आर मानी है, इसलिए हम लोग एच के आर मान रहे हैं। ठीक है लाली। तो हमने मान लिया माना एच के आर वास्तविक एवं परिभाषित राशि। वास्तविक का अर्थ हम लोग जानते ही हैं, इनका वर्क करने में वैल्यू पॉजिटिव का है ना। और परिभाषित का अर्थ क्या है? जिनके हल में जीरो। परिभाषित राशियां हैं देखेंगे। तब इसका जो केंद्र मान लिए हमने मान लिया वृत्त का केंद्र। तब वृत्त का केंद्र, तब वृत्त का केंद्र। पहली बात हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, केंद्र एच कॉमा के। ठीक है। वाह रेडियस क्या मान ली हम लोगों ने? त्रिज्या क्या मान ली बेटिया? आर। क्या है? अब मैं जो पूछने का प्रयास कर रहा हूं पहले वो समझने का प्रयास करेंगे। ये ऑरिजिन है, ये क्या है? ऑरिजिन। मूल बिंदु है, भुज कॉमा कोटि 0,0, एक्स भी नहीं चल रहा, वाई पे नहीं चल रहा है नाली। अब मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो कराने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने इसका ये सेंटर क्या माना है? एच कॉमा के। इसके सेंटर क्या माना है लाला हमने? एच कॉमा के। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि कोई भी बिंदु अक्षों पर जब मतलब काम करता है तो पहले भुज पर चलता है, एक्स अक्ष पे चलता है। कहाँ चलता है? ऊपर देखो लाला, ऊपर। समझाया करो तो ऊपर देखा करो, बाद में कहीं देखते रहो। तो ये एच कब आया होगा, एच कब रहा होगा? उदाहरण के तौर पे हमने आपको बताए थे कि अगर एक स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करें हम लोगों ने, ऐसे अगर कहीं लिखा है ये, इसको कह दिए 3,4, तो एक्स अक्ष पे पहले 3 मात्रक चला होगा, फिर वाई अक्ष पे 4 मात्रक चला होगा, ऐसे सीखते हैं ना। तो वैसे मैं आपसे पूछने का प्रयास कर रहा हूँ, ये एच कब रहा होगा? जब ऑरिजिन से एक्स अक्ष पे एच दूरी चला होगा। मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर एच दूरी चला होगा। कितनी दूरी? एच। तो वही हम इसको टैकल कर, अपने बच्चों को थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर जो भी हमारी डिस्टेंसेस होती हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, उनको लंबवत बोलते हैं। ओके लाला। तो ये कितनी दूरी चला होगा? और कौन अक्ष पे चला होगा? एक्स अक्ष पे। तो लाला ये एक्स अक्ष पे एच दूरी चला। कितनी दूरी चला? एच दूरी। इसको हम कुछ भी मान लो ए मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? ए। तो कोई बता सकता है ए के कोऑर्डिनेट कितने रहे होंगे? एच कॉमा 0 कितने रहे होंगे? एक्स अक्ष पे चल रहा है भाई, 0। ये कहाँ रहा होगा? ये के कब पहुंचा होगा? जब ये वाई अक्ष पे कितनी दूरी चला होगा? के। तो ये के दूरी ऊपर चला होगा, तो ये रहा होगा कितना? एच कॉमा के। सबको समझ में आ रहा है? सबको आई तरह बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब मैं आपको इसका मूल समीकरण निकालता हूँ। मूल का मतलब होता है ओरिजिनल, है ना। तो आज हम ओरिजिनल समीकरण के बारे में बात करना चाहते हैं। अगर मैं चाहूं तो मैं एकदम लिखा सकता हूँ, जो सामान्य बच्चे इस प्रकार से सीखते हैं। ये व्रत का मूल समीकरण होता है वो एक्स माइनस एच का होल वर्ग
बाई माइनस के का होल वर्ग बराबर आर स्क्वायर होता है। ये होता है वृत्त का मूल समीकरण, ये होता है जहां एच और के क्या है उसके सेंटर, एच के क्या है सेंटर और आर क्या है उसकी रेडियस। अगर चाहे तो एकदम करा सकते हैं, लेकिन ये मेरी अवधारणा नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चे को एटलीस्ट मालूम होना चाहिए आया, तो उसी को थोड़ा सा कन्वे आज करने का प्रयास। तो पहले समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे एक बात पूछने का प्रयास कर रहा हूँ बहुत अच्छे प्रकार से। आप मुझे इतना बता सकते हो कि ये जो दूरी है, अगर मैं इस पॉइंट को अगर मैंने बी मान लिया, एज्यूम कर लिया, तो बी से सी तक की दूरी ही तो रेडियस कहलाती है। एग्री हो सब लोग? बी से सी तक की दूरी रेडियस कहलाती कि नहीं कहलाती? कोई दिक्कत परेशानी अड़चन तो नहीं है? क्योंकि कल हम बता चुके हैं ये फिक्स पॉइंट है, ये अनफिक्स पॉइंट है। तो हमने बताया था ये सेंटर है, ये बिंदुओं का बिंदुपथ है। ये क्या है लाला? बिंदुओं का बिंदुपथ। बिंदुपथ को क्या बोलते हैं? परिधि। एक शब्द और इसमें हम लोगों से छूट गया है, परिधि। कौन छूट गया है? परिधि। इसको परिमाप भी बोलते हैं, पैरामीटर बोलते थे ना, कल हमने पढ़ाया है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे ये पूछने का प्रयास करूं कि ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट कितने रहे होंगे? इसे कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट रहे होंगे। कोई भी बिंदु एकदम तो नहीं बन जाएगा, पहले एक्स पे चलता होगा फिर वाई पे चलता होगा, उस दौरान एक्स कमा वाई रहा होगा। तो कोई बता सकता है बी के कोऑर्डिनेट कितने रहे होंगे? अगर आपको थोड़ा सा ऑड लग रहा है तो ये पॉइंट में आगे पीछे भी सेट कर सकता हूं। मैंने मान लिया, मैंने ये समझ लिया कि कोई बिंदु मान लेते हैं, इस पर कोई बिंदु ए है, इस पर कोई बिंदु क्या है? अब ए मत मानो क्योंकि ए यहां मिलान चुके, तो इसको मान लेते हैं डी। ऐसा मान लेते हैं डी। अगर मैं यू मिलाऊंगा, ऐसे करके मिलाने का प्रयास करूंगा, तो ये भी तो रेडियस ही तो है। ये भी क्या है बेटा? रेडियस है। और ये भी क्या थी बेटा? ये भी रेडियस थी कि नहीं थी? ये रेडियस थी बेटा, ये त्रिज्या थी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने रहे होंगे? डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने रहे होंगे? अरे डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने रहे होंगे? पहले इस पे हम सामने की भुजा पर परपेंडिकुलर मतलब खींचेंगे, ऐसे करके परपेंडिकुलर खींच दिए। परपेंडिकुलर खींचे तो इसका नाम हमने नाम दे दिया ई। इसे नाम क्या दे दिया? ई। अब मुझे बताओ, ये डी पॉइंट अपने आप तो नहीं पहुंच गया होगा? पहले ओरिजिन पे चला होगा, एक्स पे चला होगा, फिर वाई पे चला होगा। तो एक्स पे चला होगा, मान लेते हैं एक्स पे चला है तो एक्स का मान निकलेगा। एक्स अक्ष पे चला है तो एक्स का मान निकलेगा। वाई पे चलेगा, वाई का मान निकलेगा। एक्स का मान निकल गया। इसके जो कोऑर्डिनेट रहे होंगे वो कितने रहे होंगे? वो कितने रहे होंगे? एक्स कॉमा जीरो। यानी ई के जो कोऑर्डिनेट रहे होंगे वो क्या रहे होंगे? एक्स कॉमा जीरो। अगर तुम्हें ये सब मतलब हौच पौच लग रहा है तो मैं ये काम इस तरफ भी कर सकता हूँ। वो तो मैं परिधि पर कहीं भी कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी परिधि पर इनफाइनाइट बिंदु होते हैं। अरे परिधि पर कितने बिंदु होते हैं? कल बिंदुपथ बताया था ना, बिंदुपथ इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। कितने बिंदु होते हैं? अब तो आपके सर ने ये भी बताने का प्रयास किया ये एक्स कॉमा शून्य रहा होगा। अब ये ऊपर चला होगा तो कौन एक्स पे चला है? बाई एक्स पे चला है, तो काय का मान निकला होगा? बाई का। तो कोई बता सकता है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहे होंगे? एक्स कॉमा बाई तो रहे होंगे, एक्स कॉमा बाई तो रहे होंगे। आवश्यक नहीं है ये पॉइंट इधर मानू, मैं कहीं भी मान सकता हूँ इस पूरी पर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं एक बात आपसे क्रॉस क्वेश्चन करना चाहता हूं कि हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हाई स्कूल से सीख के आ रहे हैं। दो बिंदुओं के बीच की, जानते नहीं जानते? हम जानते हैं, हम जानते हैं। दो बिंदु दिए जाए ऐसे करके, ए दिया जाए और बी दिया जाए। इसके कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 हो, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो? x2 और y2। तो दोनों के बीच की दूरी का सूत्र सीखा है 8th में, 9th में, 7th में, खूब सीखा। क्या सीखा है? डी बराबर दोनों के भुजों के अंतर का वर्ग। दोनों, वही मैं कह रहा हूँ, वर्ग की मैं कह रहा हूँ। दोनों के भुजों के अंतर का वर्ग एवं दोनों के कोटियों के अंतर का वर्ग, इनका योग और फिर इनका वर्ग, इनका योग फिर इनका। फाइनली हम लोगों ने ये सीखा है x1 माइनस x2 का होल वर्ग और y1 माइनस y2 का। ये खूब सीखा है, नहीं सीखा? दोनों भुजों के अंतर का वर्ग, दोनों कोटियों के अंतर का वर्ग। अब इधर देख लो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ CD की लंबाई पूछना चाहता हूँ। CD की लंबाई, C से लेके D तक की लंबाई। CD की लंबाई ही तो रेडियस है। जो बच्चा समझदार है वो अपने आप समझ रहा है, ये केंद्र से परत तक की दूरी त्रिज्या है, तो CD ही तो रेडियस है। CD R नहीं, CD ही तो रेडियस R है। अब क्या होगी? हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच दूरी सूत्र कैसे निकालते हैं, बताए सामने लिखा है। क्या होता है? दोनों के भुजों के अंतर का पूर्ण वर्ग, दोनों के भुजों के अंतर का पूर्ण वर्ग। तो
मैं ऐसे कर सकता हूँ, सी डी कह दो चाहे इसको डी सी कह दो, बात एक ही है। डी से सी तक की दूरी है, सी से, बात एक ही तो है। तो जब मैं ये लूंगा तो x1/1 ये होगा, x2/2 ये हो गए। तो क्या होता है, दोनों भुजों के अंतर का वर्ग। तो इसका भुज कितना है x, उसका भुज कितना है h, तो फाइनली कितना हो जाएगा x माइनस h का होल वर्ग। समझ में आ गई होगी। प्लस दोनों के कोटियों के अंतर का पूर्ण वर्ग, इसका कोटि y उसका के का होल वर्ग, और बराबर क्या चल रहा है, तो कुछ समझ में आ गई होगी। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे ही स्क्वायर करने जाएंगे तो खत्म हो जाएगा, इधर से वर्गमूल का साइन खत्म हुआ, फाइनली कितना हो जाएगा, x माइनस एच का होल वर्ग y माइनस के का होल वर्ग और बराबर आर स्क्वायर। इतना ही मैंने वहां साइड लिखा, वो लिखा है ऊपर, इतना ही लिखा था। ये क्या रहेगा, ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये क्या है, वृत्त का समीकरण। क्या है लाली, वृत्त का समीकरण। लेकिन कब, जब केंद्र h कॉमा के, केंद्र तो हमने वही माने, जब केंद्र क्या है लाली, जब केंद्र h कॉमा के, क्लियर। वह रेडियस क्या है, रेडियस क्या है लाली। अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं आपको समझा, क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएगा, परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कैसे, क्वेश्चन ऐसे आएगा, उस वृत्त का समीकरण बताओ जिसके केंद्र 3,4 है। सवाल आएगा, देखो उस वृत्त का समीकरण बताओ, उस वृत्त का समीकरण बताओ। ये बिल्कुल प्राइमरी बात है स्टार्टिंग की, अभी बड़ा क्लिष्ट बातें भी आई है ना, और वैसे क्लिष्ट कुछ होता नहीं, किया समझ में आया तो कुछ कठिन नहीं। देखेंगे कह रहा है, उस वृत्त का समीकरण बताओ जिसका केंद्र 3,4 है, जिसके केंद्र कितना है, जिसका केंद्र कितना है 3,4। सवाल करा रहा हूं, वह रेडियस व त्रिज्या 5 इकाई, कितनी इकाई है, 5 यूनिट है, बस इतना करना। अब जो समझदार होगा तो बना लेगा, डायग्राम के सहित बना लेगा, आपको बनाना है डायग्राम। ये केंद्र कैसा है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो एक्स अक्ष के मतलब पॉजिटिव साइड में और वाई अक्ष की पॉजिटिव साइड में, मतलब डायग्राम कहीं ना कहीं ऐसे बनने वाला। ये ऐसे रहा होगा सेंटर, ये तो जानते हैं, ये प्लस 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 माइनस इतना जानते हैं ना। तो ये कितना हो गया, ये 3,4। तो ये जो होता क्या है, वो होता है h कॉमा के। आर कितनी है लाली, आर 5, तो आर का मान लाली यहाँ पे 5 रख देंगे। अब ज्यादा सोचना नहीं, फॉर्मूले मान रखना है, फॉर्मूला सत्यापन थोड़ी करना हर सवाल में, एकदम रखना है। क्या है, केंद्र h कॉमा के था, तो h कॉमा के अनुसार ये h का मान 3 हो गया और k का मान कितना 4 हो गया। h का मान 3 और k का मान 4, r का मान 5 रख दो। हम जानते हैं वृत्त का समीकरण क्या होता है, सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x माइनस एच का होल वर्ग। क्या होता है लाली, x माइनस एच का होल वर्ग प्लस y माइनस के का होल वर्ग बराबर आर स्क्वायर। वो जानते हैं। अब रख दो h की जगह 3 और k की जगह 4, कितना हो जाएगा, x माइनस 3 का होल वर्ग प्लस y माइनस कह रहा 4 का होल वर्ग और बराबर 5 का। किनको समझ में नहीं आई, अब इसे सॉल्व करना, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, 5 का 25 कर लो, सॉल्व कर लो, वही आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया, ईमानदारी से बात समझ में आई। अगर आप एक्सरसाइज निकाल के देखेंगे तो आपको बेहतर आएगा। 11.1 निकाल के देखो, वो केवल आपको एहसास करा रहा हूँ, एहसास कराने की व्यवस्था है ये, तो मैं पूरे कॉन्सेप्ट और सिखा रहा हूँ, ठीक है लाली, तो बता रहा हूँ, तो देखते कहाँ तक है। एक्सरसाइज निकाल के देखो जल्दी फटाक से, अगर मिल पाई है तो। 11.1 मिला, 11.1 निकालो जल्दी फास्ट। केवल आपको एहसास कराने के लिए, समझाने के लिए, मतलब महसूस कराने के लिए कि उसमें है कि नहीं, समझे, है कि नहीं, मिले किसी को। ऊपर हिंदी पढ़ो एक बार उसकी। व्रत का समीकरण, यही वाली बात कह रहा हूं मैं, यही वाली बात कह रहा हूं मैं, फिर आगे पढ़ो क्या कह रहा है। मतलब केंद्र दिए हैं उन सब में और रेडियस दी है, बस फॉर्मूले मान रखना, हो क्लियर। अब उसे बंद कर लो, क्योंकि वो तो प्राइमरी चीज है, वो तो हम बता रहे हैं। एक्चुअली बच्चा क्या करता है, बच्चे को मालूम नहीं पड़ रहा है कि सवाल है कि नहीं, उसको एहसास कराने के लिए ये व्यवस्था थी। अभी तो मैं पूरा स्ट्रक्चर, अभी तो प्राइमरी बात हुई है, देखते चलो आगे आगे होता है कि नहीं।
इतना समझ में आया? यानी आज हम एक बात निकालना सीखे, आज हम इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना सीखे। वो कब? जब सेंटर दिया जाए और रेडियस दी जाए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो क्या रहा करेगा, x माइनस एच का होल ओवर बराबर y माइनस के का होल ओवर बराबर r। इज दैट क्लियर? कोई समस्या, मुसीबत, अड़चन, परेशानी नहीं? नहीं है ना? अब चलते इसके स्पेशलाइजेशन पे। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है और चीजों को समझने का प्रयास करना। ओके, तो हेडिंग रहेगी, अभी उतारना नहीं है क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं जब ये कंप्लीट पूरा कर दूंगा उस दौरान, है ना? अभी एक साथ उतारेंगे, बीच में रुकावट हो जाएगी। अभी चलते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण रिजल्ट, महत्वपूर्ण परिणाम, महत्वपूर्ण परिणाम। परिणाम मतलब रिजल्ट। अब कौन कौन से रिजल्ट बाहर निकालेंगे, इससे बहुत सारे रिजल्ट बाहर निकालने वाले, है ना? मूल समीकरण सबको समझ में आ चुका है। मूल समीकरण क्या हुआ करेगा, हम आपसे कहीं भी पूछ सकते हैं, x माइनस एच का होल वर्ग प्लस y माइनस के का होल वर्ग बराबर, एकदम क्लियर कट है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बताने का प्रयास कर रहा हूं, जब केंद्र ऑरिजिन हो, जब वृत्त का केंद्र क्या हो, मूल बिंदु हो। समझने का प्रयास करना, जब वृत्त का केंद्र कैसा हो लाली, ऑरिजिन हो। या इससे भी पहले एक बात और बताएं, अभी तक क्या निकालना सीखा था, ये वृत्त का समीकरण कब है, जब हमें केंद्र और रेडियस पता है, केंद्र व त्रिज्या दिया है, केंद्र व त्रिज्या दी है। कुछ समझने का प्रयास कर पा रहे हो? केंद्र व रेडियस दी है तो समीकरण है। अब मैं एक तुमसे ऐसे भी क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक सवाल में हमसे समीकरण पूछा जाए, हमसे एक ऐसा भी स्थिति हो सकती है कि समीकरण का मान दे दिया जाए, समीकरण का मान। इससे पहले एक काम और कर लेते हैं तो और अच्छा हो जाएगा। जब वृत्त का समीकरण दिया जाए, जब वृत्त का समीकरण दिया हो, मतलब दिया हो का मतलब है अभी तक निकालते थे, अब उस प्रश्न में दिया जाएगा तो तुमसे फिर पूछे जाएंगे इसका केंद्र क्या होगा और रेडियस क्या। समझ में आई? एक बार फिर दोबारा समझाऊं। अभी तक हमने क्या निकाला, जब सेंटर और रेडियस दी है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाला। एक पहलू क्लियर, एक पहलू क्लियर। अब अगले पहलू पे बात करते हैं, अगले पहलू की बात ये करते हैं। अब हमें क्या दिया जाएगा, समीकरण दिया जाएगा, तो तुमसे पूछा जाएगा इसका सेंटर बताओ और रेडियस बताओ। समझ में आई कि नहीं आई? वही मैं आपको बता रहा हूं, जब वृत्त का समीकरण दिया हो तो इसकी सहायता से क्या निकालना, केंद्र निकालना और उसकी रेडियस त्रिज्या। समझ में आई? ये कैसे निकालेंगे केंद्र और त्रिज्या, वो समझने का प्रयास करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, यदि आपको समीकरण दिया है x माइनस एच का होल वर्ग और दिया है y माइनस के का होल वर्ग बराबर क्या दिया है, r स्क्वायर, तो आप अपने आप समझ जाओगे कि यहाँ पर जो केंद्र होगा वो h कॉमा के होगा। क्या होगा लाली? और रेडियस क्या रही होगी, ये त्रिज्या क्या रही होगी। ये बड़ा ये सामान्य सी बात हमने कर दी, ये सारा हर कोई जानता है। इतना दिया आया तो ये केंद्र रेडियस, इतना दिया है तो ये समीकरण। क्लियर है? लेकिन अब मैं थोड़ा सा घुमावदार बात करता हूं। अब मैं घुमावदार आपसे बात ऐसे करता हूं, आवश्यक नहीं है अगर कोई भी वृत्त का समीकरण दिया है और ऐसे दिया है ऐसे, है ना, तो आप निकाल लेंगे तुरंत। लेकिन बाय द वे इसका ऐसा प्रारूप हो गया करोगे, x प्लस एच का होल वर्ग कभी कभी आ सकता है ना, जो समस्या का आकार किसी को नहीं मालूम। कोई क्वेश्चन का आकार मालूम है कि नहीं, क्वेश्चन ऐसे ही ऐसे आएंगे, क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकते हैं, नहीं आ सकते क्या? तो इफ जैसे यदि x प्लस एच का होल वर्ग और y प्लस मान लेते हैं k का होल, या मान लेते हैं इसमें है मान लो यही k का होल इसके बराबर है। अब कोई बता सकता है, अब कोई बता सकता है कि फिर सेंटर क्या हो जाएंगे? अब ये तुम्हें सोचना, आपको अवलोकन करना पड़ेगा, आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा। h और k माइनस के हैं तो ये पहले हैं, और माइनस नहीं है तो इनको शून्य के बराबर इक्वेट करोगे, इक्वेट इक्वेट मतलब इक्वल करोगे। अगर आप ऐसे करोगे, इफ x माइनस एच बराबर 0 तो x बराबर एच ही तो आएगा। तो दोनों ही प्लस मिल रहे हैं, दोनों कैसे मिल रहे हैं, प्लस। वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं यहाँ पे, यानी इसको हमें इसका प्रारूप बनाना है। इसका प्रारूप कैसा बनाना चाहिए इसका, तो इसको हम ऐसे लिखने का प्रयास करेंगे, x माइनस माइनस एच का होल। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? कितने लोग सहमत हैं? क्योंकि रूप ऐसा ही देना, मूल समीकरण इस रूप का होता है, अर्थात माइनस होना चाहिए बीच में। क्या होना चाहिए? अगर है नहीं तो आपको माइनस बनाना पड़ेगा। क्लियर है? अगर होता तो कोई अच्छी तो समस्या ही नहीं थी, अगर ऐसा होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी।
अगर अभी मैं तुम्हें घुमा के कह दूं कि अगर अभी तक हमने ये समीकरण निकाला है, अगर मैं तुम्हें घुमा के कह दूं ऐसा समीकरण दिया है, तो बताओ केंद्र त्रिज्या क्या होगी, तब तुम बता लोगे ये h का मान है, ये k का मान है, ये r का मान है। तो कुल मिला के x और मतलब h के अंतर माइनस का होना चाहिए, उसी दौरान तो होता है। तो वैसे अगर इतना लिखा है तो आप अपने आप समझ जाना कि इसके सेंटर क्या रहे होंगे, इसके सेंटर, तो केंद्र क्या रहा होगा इसका लाली, केंद्र रहा होगा माइनस h कॉमा k, माइनस नहीं होगा फिर, ये तो प्लस ही होगा। पूछो क्यों, वो तो उसके अनुसार ही चल रहा है, वो तो इसके अनुसार ही चल रहा है ना, इसका जो रूप है वो तो मूल के अनुसार ही है, इसके अनुसार नहीं था, इसलिए हमने माइनस कर दिया। क्लियर है, आई कि नहीं आई, एग्जाम्पल दो तब समझ में आए शायद। एग्जाम्पल ले लो लाला, एग्जाम्पल के अनुसार मैं सेट करूं कि मैं कह दूं x प्लस 2 का होल वर्ग और कह दूं y प्लस 5 का होल वर्ग और बराबर मान लेते हैं ये 3, तो बताओ इसके सेंटर रेडियस क्या हो। सोच के इसका पहले ये प्रारूप बनाना हिमांशु जी हमें, इसके रूप का x में से h घटना ही चाहिए, उसी दौरान h कहलाएगा, अर्थात h नहीं कर, तो इसे बना तो सकते हैं लाली, इसको बना सकते हैं x माइनस माइनस के, माइनस माइनस दोबारा प्लस हो जाएगा, ठीक है लाली, एक्स स्क्वायर, फिर ये कितना हो जाएगा y माइनस माइनस के 5 का होल स्क्वायर। अब मैंने थोड़ा क्लू और कर दिया है, मैंने कहा था ये जो r है ये कौन सी राशि है, ये कांस्टेंट राशि है, r का मान फिक्स ही तो होगा, 5 इकाई 2 इकाई 18 इकाई है ना, तो r क्या है, कांस्टेंट ही तो है, तो कांस्टेंट राशि का स्क्वायर होना चाहिए। ये हमसे ये बता रहा है कि जो अचर स्थिति है, अचर स्थिति का पूर्ण वर्ग के फॉर्म में होना चाहिए, अचर काय में होना चाहिए, r रेडियस ही तो है, 2 इकाई 3 इकाई तो पूर्ण वर्ग के फॉर्म का होना। अब फाइनली क्या ये पूर्ण वर्ग के फॉर्म की है, नहीं है, तो कोई भी अंक कब बाहर निकला होगा, जब रूट में वर्ग रहा होगा, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं मानसू, इसका प्रारूप बनाने के लिए, इसका प्रारूप कहता है x में से कुछ राशि घटनी चाहिए, बिल्कुल घट रही है, y में से घटनी चाहिए, बिल्कुल घट रही है, कांस्टेंट राशि का वर्ग होना चाहिए, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, नहीं हो रहा। अब हम तुलना करा लेंगे, अब करा लेंगे, अब तुलना जब कराएंगे तो तुलना कराने पर लाला कितना हो जाएगा, h का मान माइनस के 2, अरे तुलना उसी से कराएंगे, इससे करा रहे, x माइनस h का होल वर्ग प्लस y माइनस k का होल वर्ग और बराबर r। तो बता दो तुलना करा कितना हो जाएगा, h बराबर, अब ये मत क्या, वैसे तो कायदा तो ये हुआ है देखना, माइनस h बराबर माइनस माइनस, ये हुआ है, इसका माइनस h बराबर उसका पूरा। अगर ना समझ पा रहे हो तो ऐसे समझ लो, x इसकी तुलना अगर इससे कराओ, इसकी तुलना अगर इससे कराओ तो माइनस h बराबर प्लस के 2 ही तो आएगा, माइनस h बराबर प्लस के 2 आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ से h का मान माइनस के 2 ही तो आएगा, लेकिन ये होशियार ही नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। आपका माइंड एक्टिव कब कहलाएगा, उस दौरान कहलाएगा जब आप ऐसे कहो कि देखो ये माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी, तो माइनस माइनस खत्म, कोई मतलब ही नहीं है। तो अब h का मान हो गया माइनस के 2, कितना हो गया माइनस, होशियार बनना है थोड़ा, फास्टली ऐसे। क्लियर है, इसमें बता दो लाली, इसमें k का मान कितना है, माइनस के 5, r कितना है, r अंडर रूट 3 है, वर्ग नहीं लेंगे, वर्ग तो ऊपर भी चला है, वर्ग तो इस पे भी चढ़ा है, नहीं समझ में आई तो कोई बता सकता है इसका वेन आरेख कहाँ बनेगा, ये डायग्राम कहाँ बनेगा, अरे केंद्र क्या हो गया, केंद्र लाली कहाँ हो गया, केंद्र हो गया माइनस के 2,5, क्योंकि केंद्र होता है h, k, केंद्र क्या होता है h, k, तो h का मान लाली कितना है माइनस के 2 और केंद्र इसका कितना है माइनस के 5। अब बता सकता है ये डायग्राम कहाँ बनेगा, हाँ इस वाले में ऐसे बनेगा तीसरे चतुर्थांश, क्योंकि x भी माइनस है y भी माइनस है, समझ में आया, ये इतना रहा होगा -2, -5, ये x एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है। अभी तो इससे इतने सारे परिणाम सीखेंगे कि आपको तब एहसास होगा कि अरे सर इतना तो कोई भी करा सकता है। अब आए इधर, अब देखते चले जाएंगे, लेकिन किसी चीज की शुरुआत एकदम तो कर नहीं सकती, स्टेप टू स्टेप ही करेंगे, तो पहले स्टेपिंग से सिखाए। क्लियर मसला है, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सेंटर इतना रहा होगा, रेडियस कोई इशू नहीं, रेडियस कहीं भी मान सकते हैं। तो कुल मिला के ऐसी कंडीशन इसकी रही होगी, ये सर्कल रहा होगा। डन है, एकदम क्लियर कट बात समझ में आई। अभी तक क्या क्या सीख लिया हमने,
हमने पहले सीखा समीकरण से क्या निकालना, मतलब सेंटर और रेडियस, और फिर क्या सीखा, सेंटर रेडियस से समीकरण निकालना सीखा। दोनों बातें सीख गए, एकदम क्लियर कट। अब थोड़ी सी बातों को और एक्सटेंडेड फॉर्म में लाएंगे। एक्सटेंडेड फॉर्म में एक बात यहां नोटिस करनी, अनुभव करना है कि x जो है और y जो है इन पे कंप्लीट पे परफेक्ट स्क्वायर हैं, पूर्ण वर्ग हैं, उसके अलावा दोबारा x नहीं आ रही। यानी जो बच्चा समझदार होगा वो यहां से कुछ एक ये रिजल्ट बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है। हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का होल वर्ग, और फिर क्या होता है y माइनस के का होल वर्ग बराबर आर स्क्वायर, ये होती है। देखो मैंने सवाल तुम्हें पहले बता दिए, इससे तुम्हारे मन में ये ना घूमे कि पता नहीं क्या चल रहा है। कुछ लोगों के मन में घूमता रहता है ना, पता नहीं सवाल भी होंगे कि नहीं होंगे, तुमको पहले ही इंडिकेट करके बता दिया कि बेटा देख ले सवाल है, और 5 हो भी गई, हो गए नहीं हो गए, मैंने तो एक भी नहीं कराया। अब लेकिन उससे क्लिष्ट बातें सीखेंगे, वो तो सामान्य सी बातें हैं, वो तो प्राइमरी बातें। अब आगे और चीजों है एक्सटेंडेड फॉर्म, एक्सटेंडेड मतलब होता है और उनसे चीजें विस्तार रूप में, विस्तार रूप में सीख रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात अवलोकन करके बताओ, हम इतना समझ पा रहे हैं, जो बच्चा होशियार है वो इतना समझ पा रहा है कि जो एक्स है वो एक ही बार है, एक्स कितनी है, एक बार है, और उस पर कंप्लीट पे परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग। एक्स पे क्या है, बाई पे भी क्या है, और कांस्टेंट पर भी पूर्ण वर्ग। यानी ऐसे केस में जो सर्कल का इक्वेशन होगा वो आप अपने आप बता देंगे कि एक्स पर भी पूर्ण वर्ग होना चाहिए, बाई पर भी पूर्ण वर्ग होना चाहिए, साथ ही साथ कॉफिशिएंट एक एक होने चाहिए। ये भी कंडीशन है, ये भी क्या है, इनकी शर्तें हैं। तो इसकी कौन कौन सी शर्तें हैं, ये कौन कौन है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेरिट्स। कौन कौन सी मेरिट्स, इसे क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं। तो इसकी पहली मेरिट क्या है लाली, पहली मेरिट है एक्स व वाई पर पूर्ण वर्ग होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। डन, ये रही पहली मेरिट। कोई हमसे पूछ सकता है कि एक्स माइनस एच का होल वर्ग प्लस वाई माइनस के का होल वर्ग बराबर ये कांस्टेंट का जो राशि है, इसमें क्या क्या हम चीजों को स्कैनिंग करके बाहर निकाल सकते हैं। आपका सीधा जवाब रहना चाहिए एक्स और वाई पर पूर्ण वर्ग होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पूर्ण वर्ग। अभी मैं आपसे स्टैंडर्ड रूप में ऐसे कह दूं कि कोई सर्कल का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8, मैं पूछूं यह क्या ये परफेक्ट फॉर्म में है, ये मूल रूप में मतलब सर्कल का समीकरण नहीं है। मूल रूप का जो समीकरण होगा वो एक्स और वाई पर पूर्ण वर्ग ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो इसको ये फिलहाल है नहीं, क्योंकि एक्स पे कितनी घातें आ रही हैं, 2, फिर एक्स पे 1 भी आ रही है। तो अभी ये परफेक्ट फॉर्म में नहीं है, परफेक्ट फॉर्म ये कहेगी, पूर्ण वर्ग फॉर्म ये कहलाएगी। तो इसको अभी नहीं हम कह सकते कि ये सर्कल का समीकरण तो है, सर्कल का समीकरण तो है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग रूप में नहीं, यानी मूल रूप में नहीं है। अभी हम इसको खोल देंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे, विस्तार कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस के कितने आ जाएंगे, 3 दूनी 6 एक्स आ जाएंगे। तो उसमें एक्स आ रहा है, एक्स आ रहा है, लेकिन वो एकदम ये सिर्फ परफेक्ट फॉर्म का नहीं है, इसे अगला रूप क्या कहेंगे, इसको कहेंगे व्यापक रूप का है। इसी एक और शब्द बोलेंगे व्यापक रूप। कौन सा रूप, अभी व्यापक शब्द का यूज नहीं कर रहे, अभी हम मूल शब्द का यूज कर रहे हैं। कौन शब्द का, तो मूल का ही देख रहे हैं। मेरे बच्चे को ये आना चाहिए एक्स और वाई पे पूर्ण वर्ग होना, क्या होना चाहिए। अगला मसला, अगली मेरिट क्या है, अगली मेरिट है एक्स और वाई की गुणांक 1 होने चाहिए। गुणांक मतलब कॉफिशिएंट, एक्स और वाई गुणांक कितने होने चाहिए लाले, 1 होने चाहिए, +1। साथ ही साथ एक बात और है कंडीशनली, वो कंडीशन क्या है, कांस्टेंट राशि का पूर्ण वर्ग होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको पूर्ण वर्ग बना लेंगे, ओके लाली। तो जो इसे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट राशि, इसको निरपेक्ष अचर बोल सकते हैं या अचर ही बोल दो, कह रहा है ये अचर का पूर्ण, कांस्टेंट का पूर्ण वर्ग ऐसे हो जाए। ये कांस्टेंट ही तो है, अचर ही तो है, तो अचर का पूर्ण वर्ग होना चाहिए। अचर क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। क्लियर है एकदम मसला। एक बात एडिशनली ध्यान रखना, कहीं पर अगर लिखा है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, तो इसका अर्थ होता है मॉडुलो एक्स। इसका हमने आपको बताए हैं, सब मापांक फलन के बारे में बताए, कहीं कहीं ऐसा लिखा हो तो इसका अर्थ क्या होता है, मॉडुलो एक्स। और ये डिफाइन कैसे करता है, इफ एक्स का मान बड़ा है 0 से तो एक्स की वैल्यू कैसी आती है, मॉड एक्स की वैल्यू प्लस आएगी, अन्यथा वो माइनस आती है। ये अलग मसला है, फिलहाल अभी आपको इतनी सी बातें सीखी। कुल मिला के बात समझ पाए, कुल मिला के बात समझ पाए। तो मैं आपसे स्कैनिंग करके पूछूं
कि बेटा आज हमने क्या क्या सीखा, तो आप कहेंगे कि सर आज हमने वृत्त का मूल समीकरण क्या सीखा। अब मूल समीकरण क्या होता है वो मैंने बता ही दिया, x माइनस एच का होल वर्ग प्लस वाई माइनस के का होल वर्ग बराबर आर स्क्वायर। लेकिन कंडीशन है उसकी, कुछ क्राइटेरियाज हैं। पहला क्राइटेरिया हर एक्स और वाई पे पूर्ण वर्ग होना चाहिए, एक्स वाई कोएफिशिएंट एक होना चाहिए और कांस्टेंट राशि पर मतलब परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अगले मसले की ओर बढ़ते हैं आगे हम लोग और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब मैं आपसे कह सकता हूं जो चीज मैं पहले नंबर पे लिखा रहा था उसको मैंने अगले नंबर पर लिखाने का प्रयास किया। अब मैं बताऊंगा जब सर्कल का सेंटर ओरिजिन हो, आवश्यक थोड़ी कि ऐसे ही हो क्वाड्रेंटो में हो। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? अभी तक हम लोगों ने इतना सीखा है कि कोई सर्कल होगा, हो सकता है पहले चतुर्थांश में हो सकता है दूसरे चतुर्थांश में हो, तीसरे में हो, चौथे में हो, ऐसा हो सकता है। ये तो सीखा अभी तक नहीं सीखा, सीखा नहीं सीखा। अब मैं आपसे कह सकता हूं तो केंद्र कितना होगा इसका, एच कॉमा के होगा लाला। इसका केंद्र कितना होगा, माइनस एच कॉमा के होगा लाला। समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है? एक्स की माइनस साइड है। इसका केंद्र कितना होगा लाला, माइनस एच कॉमा माइनस के होगा लाला। इसका केंद्र कितना होगा लाला, एच कॉमा माइनस के होगा। समझ में आया? अभी तक हम लोगों ने ऐसे सीखा कि इनके सेंटर कहीं ना कहीं ऐसे दिए जाएंगे, इस फॉर्म में सेंटर दिए जाएंगे। लेकिन अब हम लोग कहीं ना कहीं ऐसी बातें और सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि इनका जो सेंटर होगा वो ऑरिजिन पे, मूल बिंदु पे होगा। कहाँ होगा? मूल बिंदु पे। ये कॉन्सेप्चुअल है, ये एनडीए टाइप है। अगर जो बच्चे एनडीए तैयारी कर उनके लिए व्यवस्थाएं हैं, वरना तो साधारण बच्चों के लिए तो यही है केवल एक्स माइनस एच का होल वर्ग और प्लस वाई माइनस के का होल वर्ग बराबर। वो भी खुश क्योंकि सवाल तो वही है, ये मैं लिखा रहा हूँ इनका, ये तो रिजल्ट तो एनडीए के बच्चे करने चाहते हैं वो ये है। इसलिए मैं कहता हूँ देखते चलो आगे आगे होता है क्या। कि देखिए हम अपनी अपनी सच्चाई अपने मुंह से बताएंगे तो कोई विश्वास नहीं करो, करना भी नहीं चाहिए, है ना, समय अपने आप बताता है। तो वही नंबर 3 पर आ जाते हैं, ओ सॉरी नंबर 4 पर आ जाते हैं। आपके सर आप ये बताने का प्रयास करेंगे जब सर्कल का सेंटर ऑरिजिन हो, जब केंद्र लाला क्या हो, केंद्र हो, ऑरिजिन हो, जब केंद्र मूल बिंदु हो, क्या हो बेटो, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु होगा अर्थात 0,0, क्या होगा लाला? तो फिर डायग्राम कैसे बनेगा? अब डायग्राम फिर ऐसे बनेगा बेटो। अब डायग्राम बेटा लाला ऐसे बनेगा, ऐसे करके डायग्राम। अभी तक कहां बनता था, क्वाड्रेंट में बनना, चतुर्थांशों में बनना था। अरे पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश बनना था। अब कहां बनेगा, मूल बिंदु, मतलब मूल बिंदु पे नहीं, मतलब उसका सेंटर ऑरिजिन पे होगा। हाँ, तो फाइनली कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये सेंटर 0,0 हो गया, सेंटर कितना हो गया, 0,0, अर्थात एच का भी मान 0 हो गया और के का भी मान 0। स्थितियां बता रहा हूं, ऐसी स्थितियां भी आ सकती, नहीं आ सकती क्या? तो फाइनली फिर कितना हो जाएगा, तब वृत्त का समीकरण है लाली, तब वृत्त का समीकरण लाली कितना हो जाएगा बिट्टो, हो जाएगा x माइनस एच, एकदम फास्ट कर रहा हूं मैं, h का मान 0 रख रहा हूं तो x माइनस 0 का y, समझ में आ रहा, कहां से आ रहा है, उसी में रख रहा हूं, इसमें है ना, और प्लस y माइनस 0 का, फाइनली बराबर r। तो इतना नहीं ध्यान रखेंगे, एकदम ध्यान रखेंगे कि कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, आप अपने आप समझ जाओगे ये है सर्कल का समीकरण। अगर किसी ने हमसे पूछा उस वृत्त का समीकरण बताओ, इसका सेंटर ऑरिजिन पर है और रेडियस 18 इकाई है, तो आपको फिर दोबारा ये नहीं लगाना 0,0, अपने आप समझेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, यानी फिर आपको केवल आर का वर्ग करना है बस। नहीं समझ में आई? जो होशियार बच्चा है सो तो ऐसे ही करेगा, और जो मतलब सामान्य प्रकार का वो कहेगा एच का मान 0 हो गया, मतलब के का मान 0 हो गया, फिर यहाँ रखेगा तब निकालेगा। हमारा बच्चा समझ चुका है ऑरिजिन है सेंटर, तो कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट आंसर लगाना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एकदम क्रिस्टल क्लियर है। दूसरे पहलू की बात करते हैं हम, अगले पहलू की बात करते हैं। अगर हमें किसी प्रश्न में ऐसे दे दिया, हमसे कह दिया एक सर्कल का समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ऐसे करके दिया है, तो मेरा बच्चा एकदम समझ जाना चाहिए कि सर जी इसका सेंटर 0 रहा होगा, क्योंकि एक्स और वाई के साथ कुछ कांस्टेंट राशियां नहीं है, एच और के होगा तो कुछ है, इसका मतलब वो अच्छों पर बनेगा, वो कहीं ना कहीं मतलब चतुर्थांशों में बनेगा। लेकिन अगर एक्स और वाई के साथ कुछ भी कांस्टेंट राशियां नहीं है, समझ जाना ये कहां बनेंगे, ऑरिजिन पे बनेंगे। कहां बनेंगे? ऑरिजिन बनेंगे। तो हम अपने आप यहां से स्कैनिंग करके बाहर निकाल लेंगे
कि ऐसे स्कैन करेंगे तो इसका केंद्र कितना होगा लाली, 0,0। कितना होगा लाली, 0,0। और रेडियस तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रेडियस कितनी होगी लाली, एकदम क्लियर कट, एकदम क्लियर कट, एकदम क्लियर कट। अभी तो ये रिजल्ट्स आए हैं, अभी तो मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि एक सर्कल एक्स अक्ष को स्पर्श करता है। ये रिजल्ट बता रहा हूँ, ये एनडीए के रिजल्ट है। गणित की तो वही औकात है, बस सेंटर का समीकरण फलाने समीकरण। जब सर्कल एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, जब सर्कल वाई अक्ष को स्पर्श करता है, ये रिजल्ट बता रहा हूँ, और सर्कल एक्स अक्ष को काटता है, ऐसे सवाल होगा, और सर्कल वाई अक्ष को काटता है, और सर्कल ऑरिजिन से होकर जाता है। ये सब हम लोग आगे जाके सीखे, ठीक है। तो अभी इतना हो चुका है तो अभी तो करवा नहीं सकते, इसका अगला टॉपिक यही रहे, ठीक है लाली। अब हमें ऐसा लगता है चीजें आपको बेहतर प्रकार से समझ में आ रही है ना। ये 5 यूनिट है। हमने क्या कहा था कि बेटा हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो इंटर बेस्ड नहीं कर रहे हैं, एनडीए टाइप्स कर रहे हैं, जो आईआईटी बेस्ड ये सब तैयारियां हैं। लेकिन वही है कि अपने मुंह से कहने में चीजें खराब हैं, आप आगे सच्चाई को दिखते चले जाएंगे, ठीक है लाला। तो इतना कैरी कर ले, मैं तब तक रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, है ना, क्योंकि अननेसेसरी उसमें समय और बढ़ेगा, इसलिए रिकॉर्डिंग ऑफ कर।